Assalamu alaikum everybody. Welcome to the lecture series on international law, and today we will be discussing about international organizations as the subject of international law. In our previous lectures, we did state as the subject of international law, and we did a detailed analysis on the state jurisdiction and state recognition. Today we will be discussing about international organizations in general, that how they become an international personality. क्या क्या पावर्स होती हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के बाद, क्या पर्क्स एंड प्रिविलेजेस हैं जो वो एंजॉय करती हैं, और वो किस तरह से जो है वो इंटरनेशनल लॉ का सब्जेक्ट बनी इंटरनेशनल अफेयर्स में. ऑलराइट, सो एवरीबडी, जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे हमें जब ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया वाज साइंड इन 1648, जब ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया होती है तब जो एक कॉन्सेप्ट है नेशन स्टेट का, जो कि उससे पहले नहीं था, क्योंकि एक एम्पायर सिस्टम थी, जो एम्परर्स थे, किंग्स थे, प्रिंसेस थे, दे वर वर्किंग इन दी स्मॉल पॉलिटिकल यूनिट्स, जो कि 1000+ पॉलिटीज थी, दे वर वर्किंग देयर. जब ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया बनती है, इट ब्रॉट अ न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ नेशन स्टेट. नेशन स्टेट का मतलब था कि अब जो है स्टेट्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ जो है वो रिलेशन रखेंगी, ठीक है, क्योंकि हर स्टेट जो है वो सॉवरेन इन देयर ओन इंटरनल अफेयर्स थी, कि हर स्टेट जो थी वो इंडिपेंडेंट थी टू डिटरमिन देयर ओन अफेयर्स वेदर इंटरनली और एक्सटर्नली. सो जो नेशन स्टेट का जो राइज है आफ्टर द ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया, it gave एक डायरेक्शन प्रोवाइड की इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, नॉट नेसेसरीली इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इटसेल्फ, लेकिन एक जो इंटरनेशनल अरेंजमेंट है, स्टेट टू स्टेट जो रिलेशन है, उसके लिए जो है वो एक अरेंजमेंट प्रोवाइड की गई. जो ये प्रोसेस है ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया के बाद जो अरेंजमेंट की जो मैं बात कर रही हूँ, इट कॉन्टिन्यूड, और जब कांग्रेस ऑफ वियना 1815 में जो होती है, उसमें वी हैव सीन कि एक लार्जर लेवल पे कॉन्फ्रेंस है, जहाँ पे यूरोप के सारे जो लोग हैं, जो के हेड्स हैं, जो लीडर्स हैं, दे आर गैदरिंग टुगेदर. जी एवरीबडी, सो ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया और कांग्रेस ऑफ वियना जो हैं, दीज वर द मेजर इवेंट्स इन द यूरोपियन हिस्ट्री, जिन्होंने एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया स्टेट्स के लिए कि वो इकट्ठे होकर जो हैं वो म्यूचुअल जो प्रॉब्लम्स हैं, जो इश्यूज हैं, उनको डिस्कस कर सकें और उनके रेजोल्यूशन की तरफ जा सकें. प्लीज़ कीप दिस इन माइंड, जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का मेजर पर्पस है बनाने का, वो कोऑपरेशन है, ठीक है. सो जो स्टेट्स हैं वो कोऑपरेट कर सकें विद ईच अदर. ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया के बाद जो अरेंजमेंट की गई, उसका भी मेजर जो पर्पस था वो यही था कि जो स्टेट नेशन स्टेट्स बनाई जा रही हैं, सोवरेनिटी का एक प्रिंसिपल इंट्रोड्यूस करवाया गया, इक्वालिटी का प्रिंसिपल इंट्रोड्यूस करवाया गया. उसका एम यही था कि स्टेट्स जो हैं वो कोऑपरेट कर सकें विद ईच अदर, जो भी म्यूचुअल इंटरेस्ट के उनके जो इश्यूज हैं. जब तक लीग ऑफ नेशंस नहीं बनी, क्योंकि लीग ऑफ नेशंस जो है वो हम देखते हैं कि एक मेजर अरेंजमेंट की गई, दैट वाज द फर्स्ट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आफ्टर द वर्ल्ड वॉर 2, जो कि पीस बिल्डिंग के लिए बेसिकली बनाई गई. उससे पहले, जैसे मैंने आज से पहले डिस्कस किया, कि कॉन्फ्रेंसेस वगैरह ऑर्गेनाइज होती थी. लेट्स सपोज कि देयर इज अ कॉन्फ्रेंस इन पेरिस एंड दे वुड इनवाइट कपल और मोर स्टेट्स के वो वहाँ पर आएँ और वो बैठकर किसी भी इशू, लेट्स सपोज ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस के बारे में डिस्कस करेंगे. एंड इफ दे आर डूइंग दैट, दे विल बी ओनली दोज 4, 5, 6 स्टेट्स जिनको कि इनवाइट किया गया है. तो इससे क्या होता है कि जैसे हम देखते हैं आजकल, जो हम यूनाइटेड नेशंस के बारे में देखते हैं, यूनाइटेड नेशंस की 193 स्टेट्स हैं जो मेंबर्स हैं, और उसकी जो एप्लीकेशन है वो यूनिवर्सल है. तो इसका मतलब है कि मोस्ट ऑफ द स्टेट्स दे आर इन द डोमेन ऑफ दैट यूनाइटेड नेशंस का जो सारा सर्कल चल रहा है. लेकिन अगर हम इसको कंपेयर करें विद द सिस्टम विच वी वर डिस्कसिंग अ फ्यू मोमेंट्स अगो, उसमें क्या है कि जो स्कोप था उन इवेंट्स का, दैट वाज लिमिटेड, एंड दैट लिमिटेड स्कोप जो है, जो उस इवेंट की यूटिलिटी है, उसको अफेक्ट करता था, क्योंकि वो 4-5 स्टेट्स जो हैं वो इकट्ठे होकर जो बात कर रही होती थी, उसकी एप्लीकेशन भी उन्हीं 4-5 स्टेट्स पे हो रही होती थी, वो यूनिवर्सल एप्लीकेशन नहीं थी. लेकिन क्या है कि ऑल्दो दैट वाज नॉट यूनिवर्सल एप्लीकेशन, लेकिन इट इंट्रोड्यूस्ड द एनवायरनमेंट ऑफ कोऑपरेशन एंड कोलैबोरेशन. ये एटलीस्ट उन्होंने एक जो है एक ट्रेडिशन, एक ट्रेंड स्टार्ट किया. जी,
उसके अलावा वी हैव सीन ICRC इंटरनेशनल लॉ कमीशन, ये सारी जो हैं ICRC जैसे 1863 में बनाई गई और इंटरनेशनल लॉ कमीशन 1873 में बनाई गई, ये ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं दीज वर द इनिशियल, जो हम बात करते हैं जो बहुत ही इनिशियल ऑर्गेनाइजेशंस जो बनाई गई ह्यूमैनिटेरियन अफेयर्स और इंटरनेशनल लॉ के इस्टेब्लिशमेंट पे, दीज आर ऑल्सो लिमिटेड इन स्कोप बिकॉज ये यूनिवर्सल एप्लीकेशन में अगेन नहीं आ रही थी। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो यूनियन बॉडीज़ हैं, जो स्मॉल कॉन्फ्रेंसेस से स्मॉल इवेंट्स थे, इन्होंने एक मशीनरी प्रोवाइड की टू स्टार्ट फॉर द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस मेनली वी हैव टू नो कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होती क्या है, क्या उसकी डेफिनेशन है, हाउ वी कैन डिफाइन इट। सो जो ड्राफ्ट आर्टिकल्स ऑन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं 2011 में जो बनाई गई है, उसके आर्टिकल 2 पैरा 1 के मुताबिक जो है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इज एन ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश्ड बाय अ ट्रीटी or other instrument governed by international law and possessing its own international legal personality. International organization may include as members, in addition to states, other entities. So the important thing which we have to discuss here is the definition of international organization, that how we can define international organization, that definition जो कि उसके स्कोप को, उसके फंक्शंस को, उसकी पावर्स को कवर कर रही हो। So draft articles on the responsibility of international organizations, article 2 of this document, it says that international organizations are established by a treaty or other instruments governed by international law and possessing its own international legal personality. International organizations may include as members, in addition to states, other entities. अब इस जो डेफिनेशन है, इसमें 3 चीज़ें जो हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं जो कि इसको इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को डिफ़ाइन करती हैं। पहली चीज़ तो ये है कि जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो एक ट्रीटी के नतीजे में बनाई जाती हैं, जिसको हम कॉन्स्टिट्यूएंट इंस्ट्रूमेंट कहते हैं, जो कि मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस भी किया कि कॉन्स्टिट्यूएंट इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं। दैट डॉक्यूमेंट जिसके नतीजे में एक ऑर्गेनाइजेशन बन जाए, जो एक ट्रीटी जो कि यूनिवर्सल नेचर की हो, या फिर उसकी मेंबरशिप जो हो वो ज़्यादा स्टेट्स की मेंबरशिप हो, वो जो ट्रीटी है उसके नतीजे में एक ऑर्गेनाइजेशन बने, उसको इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। ठीक है, सो एक तो ये बात हो गई कि एक ट्रीटी के रिजल्ट में एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जा रही है। दूसरी चीज़ है कि वो जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इंटरनेशनल लीगल पर्सनैलिटी का स्टेटस रखती है। अब हमने अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी डिस्कस किया कि इंटरनेशनल लीगल पर्सनैलिटी क्या होती है। इंटरनेशनल लीगल पर्सनैलिटी बेसिकली दैट एंटिटी जिसके ऊपर आप इंटरनेशनल लॉ को अप्लाई कर सकें। सो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं जैसे जैसे उनका एवोल्यूशन होता गया, डेवलप होती गई, तो वो दे बिकेम द सब्जेक्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ बिकॉज दे आर कंसिडर्ड टू बी द इंटरनेशनल लीगल पर्सनैलिटी। ठीक है, द थर्ड इम्पॉर्टेंट थिंग इज के इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की मेंबर स्टेट्स जो होती हैं, जो स्टेट्स होती हैं, दे आर द मेंबर्स, और उसके अलावा जो अदर एंटिटीज़ का मतलब है जो कि ऑर्गेनाइजेशंस हैं, दे कैन ऑल्सो बी दी part of international organizations. So everybody, the next thing which we need to know about international organizations are the types of organizations. के कितने types के organizations होते हैं? There are mainly 3 types of organizations, लेकिन हमने non-governmental organizations जो कि within the state होती हैं उनको भी हमने यहाँ पे रखा है। सो IGOs कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं? IGOs वो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो स्टेट टू स्टेट रिलेशंस को डील करती हैं। फॉर एग्जांपल यूनाइटेड नेशंस एंड इट्स स्पेशलाइज्ड एजेंसीज। यूनाइटेड नेशंस की स्पेशलाइज्ड एजेंसीज जो हैं वो एग्रीमेंट्स के थ्रू जो हैं वो बनाई गई हैं, जैसे कि UNHCR है, UNDP है। ये सब जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं दे आर स्पेशलाइज्ड इन देयर ओन अफेयर्स, और ये यूनाइटेड नेशंस की ही एक वी वुड नॉट से कि ये ऑर्गन्स हैं, बट दे आर दी स्पेशलाइज्ड एजेंसीज जो यूनाइटेड नेशंस के साथ मिलकर उन पर्टिकुलर इश्यूज पे काम करती हैं। ठीक है, तो जो IGOs होती हैं दे आर दी इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस। इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हम इन्हें क्यों कहते हैं? क्योंकि ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, स्टेट टू स्टेट रिलेशंस को डील कर रही होती हैं। INGOs कौन सी होती हैं? इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस। अब इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस वो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो कि गवर्नमेंट्स के साथ
गवर्नमेंट्स के जो एग्रीमेंट्स, जैसे आईजीओज गवर्नमेंट के एग्रीमेंट से बनाई जाती हैं, ये गवर्नमेंट के साथ नहीं बनाई जाती हैं, बल्कि ये इंडिपेंडेंटली डील कर रही होती हैं, और ये प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस जिनको कहते हैं, बट दे आर ऑपरेटिंग एट एन इंटरनेशनल लेवल, ठीक है। फॉर एग्जांपल एमनेस्टी इंटरनेशनल। सो एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है, दिस इज़ अ ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन एंड इट डील्स विद द गवर्नमेंट। ऐसा नहीं है कि जो INGOs हैं वो गवर्नमेंट के साथ डील नहीं कर रही होती हैं, वो गवर्नमेंट के साथ डील कर रही होती हैं। फॉर एग्जांपल जो है एमनेस्टी इंटरनेशनल है, अगर वो कोई अपनी रिपोर्ट इशू कर रही है किसी गवर्नमेंट से रिलेटेड, या कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है INGO जिसने जो कि एक पर्टिकुलर इशू पे काम करती है, एंड दे वांट टू वर्क विद द पर्टिकुलर स्टेट, तो वो दे कैन वर्क इन कोलैबोरेशन। देयर इज द थर्ड टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो हम रीजनल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। रीजनल ऑर्गेनाइजेशन मेनली they started establishing after the World War One। World War One के बाद जो है, और फिर World War Two के बाद जब डीकोलोनाइजेशन का पीरियड शुरू होता है, एंड देन इन द कंटेम्प्रेरी एरा जब हम देखते हैं कि ग्लोबलाइजेशन जो है वो एक बहुत मैसिव लेवल पे हम देखते हैं कि जो दुनिया है वो एक ग्लोबल विलेज बनती जा रही है। सो उस सूरत में जो रीजन्स हैं, दे शेयर द सेम ट्रेडिशंस एंड दे शेयर द सेम कल्चर। वो एक रीजनल जो ट्रेडिशंस हैं उनको इकट्ठा करते हुए कुछ स्टेट्स एक रीजन फॉर्म करती हैं। फॉर एग्जांपल साउथ एशियन रीजन, जिसमें कि पाकिस्तान भी साउथ एशिया में एग्जिस्ट करता है। सो दिस रीजन इज विद इन द एशियन कॉन्टिनेंट, ठीक है। सो एक जो रीजन को रिप्रेजेंट कर रही होती हैं ऑर्गेनाइजेशंस, उनको हम रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल सार्क इज अ रीजनल ऑर्गेनाइजेशन। एंड द लास्ट वन इज द नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट रिलेशंस को डील नहीं कर रही होती हैं, बट दे आर ऑपरेटिंग एट इंटरनेशनल लेवल। नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस आर द डोमेस्टिक ऑर्गेनाइजेशन जो कि एक स्टेट की बाउंड्री में रहते हुए काम कर रही होती हैं, उनको नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो अखुवत इस नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ फिलैंथ्रोपिस्ट जो हैं जिसके ऑनर जो हैं, और वो उसमें दे आर वर्किंग फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, ठीक है। सो देयर आर दीज टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस जो कि पूरी दुनिया में काम कर रही हैं। जी। सो जैसे हमारा जो टॉपिक है वो है कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, हाउ दे बिकम सब्जेक्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ। तो जो ये पोजीशन है इंटरनेशनल पर्सनैलिटी बनने की, इंटरनेशनल पर्सनैलिटी मेनली कौन एंटिटीज़ होती हैं जिनके ऊपर इंटरनेशनल लॉ अप्लाई होता है, ठीक है। सो यूनाइटेड नेशंस का जो चार्टर है उसका जो आर्टिकल नंबर 104 है, आर्टिकल 104, it says that the organization shall enjoy in the territory of each of its members such legal capacity as may be necessary for the exercise of its functions and the fulfillment of its purposes. So United Nations के लिए international organization, because United Nations is an intergovernmental organization, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि उसके पास जो है एक ऐसी लीगल पर्सनैलिटी हो, उसकी एक अपनी अलग से आइडेंटिटी हो, ताकि जो स्टेट जो हैं वो उसको उसकी जो पावर्स हैं उसको अंडरमाइन ना कर सकें। आई एम नॉट सेइंग हियर कि स्टेट की जो पावर्स हैं वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस अंडरमाइन करती हैं, ठीक है। सो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, दे आर अ सेपरेट लीगल पर्सनैलिटी and states are the separate legal personality, and keep this in mind कि state sovereignty is always superior in international law। जी। सो जो हम अभी पोजेशन ऑफ इंटरनेशनल पर्सनैलिटी की बात कर रहे थे, उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है इंटरनेशनल लॉ का, जिसको हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ स्पेशलिटी। इसके तहत जो है, इसके अंडर रहते हुए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को पावर्स जो स्टेट्स हैं, दे देमसेल्व्स एक्सटेंड दैट पावर्स टू द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, ताकि जो अपने वो जो उनके फंक्शंस हैं वो उनको सही तरीके से परफॉर्म कर सके। देयर वाज दिस केस, इंटरनेशनल कोर्ट में एक केस किया, रेपरेशन केस इन 1949, और उसके नतीजे में जो उसका जो वर्डिक्ट दिया गया, जो उसका डिसीजन लिया गया, उसमें इंटरनेशनल कोर्ट ने कहा कि अंडर इंटरनेशनल लॉ द ऑर्गेनाइजेशन मस्ट बी डीम्ड टू हैव दोज पावर्स which though not expressly provided in the charter are conferred upon it by necessary implication
as being essential to the performance of its duties. So ऐसा है कि there was another case जब पहले हुआ था जब ट्रस्ट टेरिटरीज होती थी 1945 के बाद, जब हमने देखा कि डीकोलोनाइजेशन का पीरियड शुरू हो रहा है और कुछ ट्रस्ट टेरिटरीज बनाई गई, उसमें भी देयर वाज दिस केस जिसमें कि कुछ कंट्रीज़ को मिलाकर एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी बना दिया गया। तो आप इस चीज़ को दिमाग में रखें कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ इंटरनेशनल लेवल पे अगर कुछ स्टेट्स को मिला के बनाया जा रहा है, उसका मतलब ये नहीं है कि वो जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उसका स्टेटस रखती है, जो इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन होती हैं। सो यूनाइटेड नेशंस को 193 स्टेट्स ने जो है अभी मेंबर्स हैं, और 50 स्टेट्स ने जो यूनाइटेड नेशंस को रिप्रेजेंटेशन अपनी शो की 1945 में और उसको वजूद में लेके आए। ठीक है, सो दिस टेल्स अस द इम्पोर्टेंस ऑफ यूनाइटेड नेशंस एंड द पावर्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस। देयर इज़ अनदर इशू विच कम्स इनटू क्वेश्चन के जो स्टेट्स यूनाइटेड नेशंस के मेंबर्स नहीं हैं, क्या उनके लिए भी यूनाइटेड नेशंस एक लीगल पर्सनैलिटी है? उसके लिए ये डिस्कस किया जाता है कि स्टेट्स के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो यूनाइटेड नेशंस के मेंबर्स बने, क्योंकि जब इंटरनेशनल जो इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिसकी हम अभी बात कर रहे थे, they have to work within the territorial jurisdiction of the state. So when they are working within the states, states के लिए ज़रूरी है कि वो उनके members हों, उनको recognize किया हो, ताकि वो जो organizations हैं वो उनकी state में जो है, for example if there are refugee crisis, if there are humanitarian crisis, अगर capacity building पे, youth building पे states need help and international organizations have to work within the state, उस स्टेट के लिए ज़रूरी है कि वो यूएन की मेंबर हो ताकि वो वहाँ पर जाकर अपना काम कर सकें। देयर वाज अनदर एडवाइजरी ओपिनियन जो कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने दिया, लीगैलिटी ऑफ द यूज़ बाय अ स्टेट ऑफ न्यूक्लियर वेपन इन आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट। उसमें भी यही डिस्कस किया गया कि जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो एक ट्रीटी के रिज़ल्ट में वजूद में आती हैं, और जो स्टेट्स हैं वो ख़ुद जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को पावर एक्सटेंड करती हैं। जैसे कि हमने शुरू की जो वीडियोस हैं उनमें डिस्कस किया कि स्टेट्स जो हैं वो एक ट्रीटी साइन कर रही हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट इंस्ट्रूमेंट जो है, जब यूएन का मेंबर बन रही है स्टेट तो वो उसके चार्टर को साइन कर रही है। ठीक है, सो स्टेट विलफुली एक चार्टर को साइन कर रही है और वो उसको पावर्स एक्सटेंड कर रही है, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस का जो चार्टर है उसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि यूएनएससी के क्या पावर्स हैं, यूएन जनरल असेंबली के क्या पावर्स हैं, इकोसॉक के बारे में लिखा हुआ है, यूएन किन किन हालात में एक स्टेट में इंटरनली उसके जो अफेयर्स हैं उसमें इंटरफेयर कर सकती है। तो ये सब चीज़ें दे आर मेंशन देयर, और जब एक स्टेट उस चार्टर को रेटिफाई कर रहा है, उसको साइन कर रहा है, तो उसका मतलब ये है कि वो स्टेट उसकी पावर को एक्सेप्ट कर रहे हैं, जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनकी पावर को एक्सेप्ट कर रही हैं। जी, so the next important thing is the privileges and immunities of international organizations. Mostly हम डिस्कस करते हैं कि जो डिप्लोमेट्स हैं उनके क्या privileges and immunities हैं, diplomatic immunities, state immunities, but international organizations, because international organizations are the subject of international law. So this was important कि उनके पास कुछ privileges हों, immunities हों, ताकि वो बगैर किसी interference के अपना काम कर सकें। So Article 105 of UN Charter, it says that the organization shall enjoy in the territory of each of its member state such privileges and immunities as are necessary for the fulfillment of its purpose. The next paragraph says that representatives of the members of the United Nations and officials of the organizations shall similarly enjoy such privileges and immunities as are necessary for the independent exercise of their functions in connection with the organization. So पहली चीज़ क्या है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो itself जो है इम्यून है जो लोकल सिस्टम, जो लोकल लॉ है उससे। The second important thing is कि जो उसके ऑफिशियल्स हैं, the employees of that particular international governmental organization, उसके जो employees हैं, they are also immune from that domestic law जहाँ पर वो काम कर रहे हैं। ठीक है, so ये immunity जो है ये Article 105 of United Nations Charter extend करता है।
दिस वाज आल्सो इम्पॉर्टेंट कि जो ये इम्यूनिटी है ये प्रोवाइड की जाए ताकि अगर कोई ऐसा केस आता है, फॉर एग्जांपल अगर कोई एम्प्लॉय है यूनाइटेड नेशंस का एंड दे आर वर्किंग इन यूनाइटेड नेशंस, बट लेट्स से कि वो पाकिस्तान का नेशनल है या वो इंडिया का नेशनल है या स्विट्ज़रलैंड का नेशनल है। अगर वो वहाँ पर उनकी नेशनैलिटी उनके पास किसी और मुल्क की है बट वो यूनाइटेड नेशंस में काम कर रहे हैं और कोई ऐसा नुकसान होता है उस नेशनल को, सो दैट वाज कंफ्यूजिंग कि वो स्टेट जो है वो उस नेशनल के लिए स्टांस लेगी या यूएन स्टांस लेगी। सिंस यूएन इज़ एन इंटरनेशनल पर्सनैलिटी और वो सब्जेक्ट है इंटरनेशनल लॉ का, सो ये यूनाइटेड नेशंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये यूनाइटेड नेशंस के डोमेन में आता है कि वो जो उसके एम्प्लॉयज़ हैं वो उनके लिए स्टांस ले सके, जैसे कि रेपरेशन केस में हमने देखा। Another important thing which is to be considered here in privileges and immunities के जैसे जैसे ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जैसे हमें पता है कि एग्रीमेंट्स के थ्रू बनती हैं और डिफरेंट जो मल्टीलैटरल एग्रीमेंट स्टेट्स आपस में करती हैं फॉर द स्पेशलाइज्ड एजेंसीज। उसके अलावा देयर इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग जो कि हेड क्वार्टर एग्रीमेंट जिसको कहते हैं। हेड क्वार्टर एग्रीमेंट है जो यूनाइटेड नेशंस ने जहाँ जहाँ उसके हेड क्वार्टर्स हैं, यूएस में, स्विट्ज़रलैंड में, ऑस्ट्रिया में, नैरोबी में, उस पर्टिकुलर कंट्री के साथ किया हुआ है। अब हेड क्वार्टर एग्रीमेंट का ये मतलब होता है कि यूनाइटेड नेशंस के जो एम्प्लॉयज़ हैं या अगर यूनाइटेड नेशंस किसी को इनवाइट करना चाहता है इन दैट पर्टिकुलर कंट्री, दोज पीपल वुड बी अलाउड टू ट्रैवल इनटू दैट कंट्री। ठीक है, सो ये बहुत ज़रूरी था कि यूनाइटेड नेशंस को ये प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज़ दी जा सकें ताकि वो अपने जो फंक्शंस हैं, इफ दे वांट टू इनवाइट समवन इम्पोर्टेंट ड्यूरिंग लेट्स से जनरल असेंबली का सेशन है या यूएनएससी का सेशन है, तो उस सूरत में उनको कंसिडर किया जा सके। The last important thing which we need to know here about the privileges and immunities के कौन सा ऐसा कानून है जो कि अप्लाई किया जाएगा in case of any unhappy inconvenient event अगर ऑर्गेनाइजेशन और स्टेट के दरमियान होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर इस ऑर्गेनाइजेशन ने कोई ज़मीन परचेज़ करनी है तो उस सूरत में जो नेशनल लॉ है उस पर्टिकुलर कंट्री का वो अप्लाई होगा। उसके अलावा जो टोर्ट लॉ है, अगर तो कोई ऐसी आर्म्ड फोर्सेस या कोई पुलिस ने अगर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की जो बिल्डिंग है उसको कोई नुकसान या उसके जो एसेट्स हैं उनको कोई नुकसान पहुंचाया है, तो फिर वो जो लॉ एप्लीकेबल होगा वो इंटरनेशनल लॉ एप्लीकेबल होगा बिटवीन दैट स्टेट जिस पे के वो जहाँ पर वो ऑर्गेनाइजेशन थी और दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन। So this is how the international organizations they become the subject of international law because हमने देखा कि ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया 1648 से चलते हुए आज जब हम यहाँ पर 21st सेंचुरी में हैं, there is a lot of development that has happened. ग्लोबलाइजेशन जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सपैंड कर गई हुई है। there are different issues जिसके ऊपर there are several organizations जो बनी हुई हैं, ह्यूमन राइट्स, एनवायरमेंटल issues, न्यूक्लियर इश्यूज। तो ये सब चीज़ें जो हैं इनको डील करने के लिए दैट वाज इम्पोर्टेंट कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो, एक न्यूट्रल प्लेटफॉर्म हो स्टेट्स के लिए जो कि उनको एक जगह दे सके, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर सके जहाँ पर वो जो उनके म्यूचुअल इंटरेस्ट के इश्यूज हैं उनको डिस्कस कर सकें। So this is how international organization they became an important part of international affairs. Thank you so much everybody. In our next video we will be discussing about United Nations and its organs. I'll see you in the next video. Thank you.